एक तलवारबाजों का ऐसा परिवार जो आधी दुनिया पर अकेला राज करता है। द रैन कैंडल फैमिली। ये एक तलवारबाजों की जानी मानी परिवार है जिसके अंदर सभी बच्चे बहुत ही ताकतवर फिजिक के साथ और बहुत ही ज़्यादा टैलेंट के साथ जन्म लेते हैं। और ये सब के सब अपने इतने ज़्यादा ताकत से पूरे दुनिया पर राज करते हैं। कॉम्बैट, कॉन्कर और कंट्रोल, ये तीन शब्द इस परिवार के बारे में सब कुछ बता देता है। और यही वह फैमिली है जिसके अंदर मेरा भी जन्म हुआ था। मैं हूँ जिन रन कैंडल और मैं इस फैमिली का सबसे यंगेस्ट सन हूँ। सिलेक्शन सेरेमनी के अंदर जहाँ पर बच्चे के फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाया जाता है, वहाँ पर मैंने फैमिली हेड के स्वॉट को चुना था और इससे ऐसा लग रहा था कि मैं आगे चल के फैमिली का हेड बनने वाला हूँ। फिर हम इसके सामने एक आदमी को देखते हैं जो कि कहता है कि वाह, तुमने तो वही चुना है जो कि मैं सोच रहा था कि तुम चुनोगे। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर ये सोचता है कि मुझे लगा था कि फ्यूचर में मेरा बहुत ज़्यादा इज्जत होगा, मेरा बहुत ज़्यादा सम्मान होगा, मैं एकदम सक्सेसफुल रहूँगा, लेकिन मेरे पास स्वॉर्डमैनशिप के अंदर जीरो टैलेंट है। यहाँ पर पीछे से कुछ लोग कहते हैं कि है ये तो कुछ मतलब बना ही नहीं सकता। आखिरकार एक रन कैंडल फैमिली का मेंबर स्वॉर्ड को घुमाने में इतना ज़्यादा बेकार कैसे हो सकता है। रन कैंडल्स का सबसे बड़ा शर्म, रन कैंडल्स के ऊपर धब्बा, एक ऐसा आदमी जो रन कैंडल्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा घटिया है, रन कैंडल्स का सबसे बड़ा बेवकूफ़। यहाँ पे दो आदमी जिनके पास आते हैं और एक उजला बाल वाला कहता है कि आखिरकार तुम वो फिर से लकड़ी की तलवार को क्यों भाए जा रहे हो। दूसरा कहता है हटाओ छोड़ो, मेरे ख्याल से ये ऐसे ही किसी तलवार को नहीं भाईने वाला है, अगर वो कोई स्पेशल तलवार ना हो तो। फिर ये कहता है कि अच्छा, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार तुम्हारा वो स्पेशल तलवार कहाँ गया। फिर ये हंसते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, आखिरकार तुम्हारा वो जो बारिश साड़ा था आखिर वो कहाँ गया और तुम यहाँ पर ये लकड़ी की तलवार को क्यों भाज रहे हो। और यहाँ पे जिन का मुंह एकदम खराब हो जाता है, मतलब यार कुछ ज़्यादा ही बेइज्जती हो रहा है यहाँ पे इसका। ये फिर से कहता है कि हे आखिरकार तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, यहाँ पर तुम्हारा इतना ताकतवर भाई तुमसे कोई सवाल पूछ रहा है। और उसके बाद ये जिन के पेट पर एक जोर से लात मारता है। इसकी वजह से जिन काफ़ी ज़्यादा पीछे जाकर गिर जाता है और ये कहता है कि है कितना ही बेकार कमीना है। जिसके बाद जिन वापस से पीछे घूमकर देखता है अपने तलवार की तरफ और वह उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन ये फिर कहता है कि आखिरकार तुम इसको भांजने की ये बेकार की मेहनत क्यों कर रहे हो। जिसके बाद वह उसके हाथ को अपने पैर से जोर से कूंच देता है और कहता है कि ये तुम्हारा सारा मेहनत आखिरकार बेकार है। और जिन को इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। इसका एक भाई अपने हाथों में एक किताब ले लेता है और कहता है हा जरा देखो तो ये क्या है, बेसिक स्वॉर्डमैनशिप थ्योरी है। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ये स्वॉर्ड थ्योरी के बारे में थोड़ा पढ़ लोगे तो क्या तुम ये तलवारबाजी में अच्छे हो जाओगे। फिर उजला बाल वाला कहता है इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ऐसे बेकार लोगों को मौका देने में। फिर इसके बाद इसका ये जो लकड़ी का तलवार रहता है वह इसको तोड़ने लगता है और दूसरा वाला इसका जितना भी ये थ्योरी वाला पेपर रहता है सारा फाड़ देता है। जिसके बाद ये आगे बोलता है क्योंकि अगर इन जैसे लोगों को मौका दिया जाए तो ये भूल जाते हैं कि इनकी औकात क्या है, इसलिए इनको थोड़ा उम्मीद मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ों को फाड़ कर नीचे फेंक के उसको अपने लातों से कुचलने लगता है। जिसके बाद जिन कहता है कि तुम लोगों को ये इतना सारा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं था। ये बात सुनकर वो सीधा जिन का सर एकदम जोर से पकड़ लेता है और बाल एकदम खींचने लगता है। जिसके बाद वो कहता है क्या कहा तुमने, हम ये सब कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही, लेकिन फिर आखिर तुम हमसे जवान क्यों लड़ा रहे हो। फिर दूसरा कहता है कि क्या तुम्हारा यही तरीका है, यही तुम्हारे नैनी ने सिखाया है, ऐसा बात किया जाता है। जिसके बाद जिन कहता है कि गिल्ली का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है तुम्हें देखकर तुम हमारी बातें नहीं मान रहे हो, इसका मतलब ये है कि हमें तुमको थोड़ा अच्छे से सिखाना पड़ेगा कि दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद जिन फिर से कहता है कि मेरे भाई मुझे कितना ही तंग करे, चाहे मेरा जो टैलेंट है वो कितना ही बेकार हो, मुझे उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस ये सोचा था कि मुझे बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करना होगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कड़ी मेहनत करूँगा तो कभी ना कभी मैं ज़रूर अपने फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ बन जाऊँगा और वो सब लोग भी मुझे जानने लगेंगे। और ऐसे करके मैं रन कैंडल्स का एक भाग बन सकता हूँ। और यही मैं हमेशा से सोचता आया था। जिसके बाद हम देखते हैं कोई कहता है जिन रन कैंडल, आज के बाद से तुम्हें इस परिवार के अंदर से निकाला जाता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे जिन गेट के बाहर खड़ा हुआ रहता है और इसका फैमिली का गेट इसके लिए अब बंद हो जाता है।
इसके बाद ये एक लंबी सांस लेता है और इसे अपने फैमिली वालों को याद आती है कि वो कहते हैं कि तुमने इतने टाइम तक इतने ज़्यादा मेहनत की है, इसके वजह से हम तुम्हें जान से नहीं मार रहे हैं। और ये कहता है कि ऐसे करके मैं 25 साल की उम्र में अपने परिवार से निकाल दिया गया, जिसके बाद मैं पूरी जगह इधर उधर बस भटकते रहा। और इसी समय के आसपास मैं अपने मास्टर से मिला और तब मुझे पता चला कि मेरे पास भी टैलेंट है, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि मेरे लिए मैजिक के लिए टैलेंट है, जो कि हमारे फैमिली के अंदर फॉरबिडन है। इसके बाद हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे जिन कहीं पे खड़ा होकर बहुत सारी किताबों के बारे में पढ़ रहा होता है मैजिक के ऊपर, और वो पढ़ ही रहा होता है कि तभी इसके पीछे कुछ ब्लैक ब्लैक आना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे करके ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ते जाता है कि ये इसको चारों तरफ से घेर लेता है। जिन समझ ही नहीं पाता है कि आखिर ये चीज़ है क्या, और ये आकर इसको इतना ज़्यादा ऐसे क्यों घेर रहा है। तभी वो देखता है कि वो चीज़ इतना ज़्यादा आ जाता है कि इसके चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन तभी ये महसूस करता है कि इसके पीछे कोई खड़ा है, जिसके बाद ये पीछे घूम के कहता है कि आखिर तुम कौन हो। जिसके बाद वो जो पीछे रहता है वो बताता है कि मैं हूँ सोल्डरेट, मैं सभी शैडोज का मास्टर हूँ। जिन रन कैंडल, गॉड ऑफ शैडो के हिसाब से मैं तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज करता हूँ। अगर तुम मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो ना केवल सिर्फ तुम मेरे ये शैडो पावर को इस्तेमाल कर पाओगे, बल्कि तुम सभी कर्सेस से भी आज़ाद हो जाओगे। तभी सोल्डरेट नोटिस करता है कि जिन के ऊपर सच में एक कर्स है, और वो भी काफ़ी खतरनाक। ये कहता है कि वाह क्या बात है। जिसके बाद ये इसको बताता है कि कॉन्ट्रैक्टर, ऐसा लग रहा है कि जब तुम छोटे थे उस टाइम पे शायद तुमसे कोई बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लग रहा है किसी ने कर्स का इस्तेमाल करके तुम्हारे टैलेंट को काट दिया है। सोल्डरेट कहता है कि हाँ, और ये एक ऐसा कर्स है जो कि सोल्ड ब्लेडेड इल्यूजन के नाम से जाना जाता है, और ये कर्स स्वॉर्डमैनशिप का जो टैलेंट रहता है उसको दबाता है। ये एक बहुत ही बेकार कर्स है रन कैंडल फैमिली के लोगों के लिए। अच्छा, अब मुझे पता चला, शायद इसी वजह से मैं तुम्हारे पास यहाँ पे खींचा चला आया। चलो, अब इस समय से तुम्हारा कोई भी कर्स कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जिसके बाद ये अपना कुछ मैजिक करता है और इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, और साथ ही साथ हम देखते हैं जो जिन के ऊपर अभी कर्स वाला सारा चेन बना हुआ रहता है वो पूरा का पूरा टूट जाता है। और फिर वो कहता है कि अब बस तुम्हें एक बहुत ही अच्छा मैजिक स्वर्ड्समैन बनने की देरी है जिन रन कैंडल। अब मुझे तुम्हें देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और जिन अपनी जगह पे बस चुपचाप खड़ा ही रह जाता है। इसके बाद जिन अपना मुंह खोले कुछ कहने वाला रहता है, फिर वो अपना बात बंद करता है और सीधा एकदम स्पीड में जाकर अपने तलवार को पकड़ता है और लेकर सीधा वो अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद वो अपने तलवार को बाहर निकालता है और निकालने के बाद भागना शुरू कर देता है। वो बहुत ज़्यादा तेज में भागता है, इसकी वजह से इसके तलवार के अंदर से कुछ ऑरा टाइप का भी निकलने लगता है, और ये कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सोल्डरेट ने कहा था। जब भी मैं अपने तलवार को उठा रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि मैं एक नए ही ऊंचाई पे पहुँच जा रहा हूँ। ये तो बहुत ही ज़्यादा हल्का है, ये तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बिल्कुल वजन ही नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने हाथ को ही भाज रहा हूँ। जिसके बाद ये अपने तलवार को बहुत ही तेज इधर उधर खूब भाजने लगता है और कहता है कि अगर मैं इसके साथ अपना मैजिक भी इस्तेमाल करने लगूँ तो। जिसके बाद ये अपने दूसरे हाथ से मैजिक इस्तेमाल करके अपने तलवार में मिला देता है। फिर हम देखते हैं इसके तलवार में मैजिक भी मिल जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखने लगता है। और फिर ये कहता है कि रन कैंडल फैमिली के इतिहास का सबसे बड़ा बेवकूफ़ अब ख़त्म हो चुका है। आखिरकार मुझे मेरे कड़ी मेहनत का फल मिल गया। जिसके बाद हम देखते हैं कोई इसको तलवार का प्रैक्टिस करते हुए देख रहा होता है, और यार देख के ऐसा लग रहा है कि ये लोग कहीं के नाइट्स हैं। तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं जहाँ पे जिन का पूरा हालत ख़राब रहता है, इसके अंदर से बहुत ज़्यादा खून निकल रही होती है। ये समझ में नहीं पाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, इतने सारे चिल्लाने की आवाज़ें कहाँ से आ रही है। ये कहता है कि मेरा शरीर पता नहीं किसी रीजन से बहुत ज़्यादा भारी महसूस हो रहा है। फिर इसके बाद इसका हालत और भी ज़्यादा ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा खून निकलते जाती है, और ये कहता है मास्टर सोल्डरेट, क्या यहाँ पर कोई है? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं सोते सोते यहाँ पे मरने वाला हूँ। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं आखिरकार एक बेकार आदमी हूँ?
क्या मुझे एक मौका भी नहीं मिलेगा अपने मैजिक और सोल्डर से मिले हुए ये पावर को इस्तेमाल करने का? अगर ये सब चीज़ ऐसा ही होना था तो आखिरकार मुझे ये एक दूसरा चांस मिला ही क्यों? जिसके बाद ये अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और जिन का जब आंखें खुलता है तो उसको अपने सामने दो छोटे छोटे हाथ दिखते हैं। वो समझ में नहीं पाता है कि ये इसको क्या दिखे और ये कहाँ पे है, लेकिन तभी वो सामने देखता है कि वहाँ पर तो उसके सारे फैमिली के लोग खड़े हुए हैं। फिर वो समझ में नहीं पाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि इसको याद है कि ये तो पक्का है कि ये कुछ टाइम पहले ही मर गया था। लेकिन तभी हम फिर से एक लड़की को देखते हैं जो कि कहते हैं कि यंग मास्टर जिन खुश हो जाइए। फिर ये इसको देखकर कहता है कि ये तो गिल्ली है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। फिर वो सामने देखता है तो वहाँ पे उसको एक तलवार दिखता है। वो कहता है कि ये तलवार तो ये बारी साडा है। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि अभी के टाइम पे एक छोटा बच्चा के रूप में रहता है। मतलब यार ये अपने पास्ट में वापस आ चुका है। ये सामने देखता है कि ये तो अभी के टाइम पे सिलेक्शन सेरेमनी चल रहा है। जिसके बाद ये धीरे धीरे करके अपने चारों मतलब यार हाथ पे और पैर पे सामने जाने लगता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पास्ट में वापस आ चुका हूँ जब मैं 1 साल का बच्चा था। फिर ये अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि मैंने इस तलवार को अपने पिछले जिंदगी के अंदर गलती से पकड़ लिया था, लेकिन इस बार। और फिर वो जाके उस तलवार को छू देता है। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हुए रहते हैं वो उसकी तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं कि वाह, यंग मास्टर ने तो फैमिली हेड के तलवार को चुना हुआ है। जिसके बाद ये फिर से कहता है कि इस जिंदगी में मैं अपना फैसला खुद करूंगा। यहाँ पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनको विश्वास नहीं होता है कि जिन ने फैमिली हेड का स्वॉर्ड चुन लिया है, लेकिन कुछ लोग इसके लिए खुश भी होते हैं। फिर हम यहाँ पे मेन फैमिली हेड को देखते हैं जो कि बोलता है कि यंगेस्ट ने बारी साडा को चुना है। अब यहाँ पे सिलेक्शन सेरेमनी यहीं पे खत्म होता है। जिसके बाद हम जिनको देखते हैं वो अभी भी वही बारी साडा वाला स्वॉर्ड को अभी भी वो पकड़े हुआ रहता है। फिर इसके बाद फैमिली हेड कहता है कि अब इसको स्टॉर्म कैसल के अंदर भेज दो। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम ये स्टॉर्म कैसल को देखते हैं 6 साल बाद का सीन, जहाँ पे सच में बहुत ही ज़्यादा स्टॉर्म रहता है। इसके बाद हम किसी के हाथ को देखते हैं जो कि ऊपर से एक बुक निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन साइज छोटा होने की वजह से नहीं निकाल पाता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि जिन रहता है जो कि कहता है कि मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा हूँ। जिसके बाद उस साइड से जाकर एक चेयर लेकर आता है और मन में सोचता है कि मुझे ये स्टॉर्म कैसल में आए हुए 10 साल हो चुके हैं और फैमिली रूल के हिसाब से मुझे यहाँ पर 10 साल की उम्र तक रहना होगा। इसका मतलब ये है कि मेरे पास अभी 3 साल और बचे हुए हैं। जिसके बाद वो फाइनली ऊपर वाले बुक को निकाल लेता है और निकाल कर फिर वो मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। तभी उसको बगल से किसी की बहुत ही जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो देखता है, सोचता है कौन चिल्ला रहा होगा, तो वो जाके देखता है यहाँ पर एक मेड रहती है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरी हुई रहती है। ये उससे पूछता है कि क्या बात हो गई, तो ये कहती है यंग मास्टर यहाँ पर एक चिड़िया मरी हुई है। उस चिड़िया को देखकर जिन सोचता है कि इस स्टॉर्म कैसल के अंदर बस वही है जो ये काम को कर सकते हैं। और वो इतना ही सोचता है कि पीछे से किन्हीं की आवाज़ आती है। तभी मेड भी पीछे घूम के देखती है कौन है, तो वो लोग देखते हैं यहाँ पे 2 बच्चे रहते हैं, जिसमें से एक कहता है कि वो बेचारी चिड़िया, और ये बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। फिर इसमें से एक कहता है कि बहुत ही बुरी बात है कि मेड ने इसको पहले ढूंढ लिया। मतलब यार इनका प्लान था कि जीन आकर अगर उस चिड़िया को देखेगा तो बहुत ज़्यादा डर जाएगा और ये मजा लेंगे। फिर हमें पता चलता है कि ये जो लड़का है इसका नाम है डेटोना रन कैंडल और ये अभी 9 साल का है और ये 13 रन कैंडल्स में से 11th सन है। जिसके बाद हम फिर दूसरे भाई को देखते हैं जो ये कहता है कि हाँ सही कहा, हमने तो यहाँ पर रखा था ताकि ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता। इसका नाम होता है हेटोना रन कैंडल और ये भी अभी 9 साल का है और ये 30 रन कैंडल्स में से 12th सन है। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि बताओ तुम्हें हमारा ये गिफ्ट कैसा लगा, कहीं इसे देखकर तुम्हारे आंसू तो नहीं आ गए। और बहुत ज़्यादा ये इसकी मजाक उड़ा रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। जिन उनके बातों पे ध्यान नहीं देता और बस वो चुपचाप उस चिड़िया को ही देखते रहता है और मन में सोचता है कि ये दोनों जब फ्लैग बेरर्स बन जाएंगे बड़े होकर तब ये लोग बहुत ही बेकार मर्डरर्स भी बन जाएंगे। ये बच्चे अभी बस 9 साल के ही हुए हैं और इन्होंने एक बेचारी चिड़िया को मार डाला बस मुझे डराने के लिए। और फिर उसके बाद ये दोनों अभी भी काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते, इसका मजाक उड़ाते हुए एक कहता है कि अब तुम सच में यहाँ पे रो मत देना वरना ये बहुत ही बेकार लगेगा।
लेकिन जिन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ रहता है और इनकी बातों को इग्नोर करता है। फिर उजला बाल वाला बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे नसीब में पेट्रियार्क बनना लिखा हुआ है, इसकी वजह से तुम हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचते हो। फिर दूसरा कहता है कि हाँ हाँ जरा बताओ तो तुम्हारा वो जो बारिशाड़ा था आखिर तुमने उसको कहाँ पे छोड़ दिया। फिर इसके बाद ये एक थोड़ा सा मतलब कुछ बोलने वाला रहता है धीरे से, तभी इसके बाद ये जो उजला बाल वाला रहता है फिर कहता है क्या क्या कहा तुमने, मैंने कुछ सुना नहीं। और वो अभी मस्त मजा ले रहा होता है, तभी उसके बाद वो जाकर जिन के कंधों पे हाथ रखता है और जाता है उसको सीधा मारने के लिए और कहता है कि तुम इतने ज़्यादा चुप हो, मैं तुम्हें कुछ भी सुन नहीं सकता। और फिर वो इससे पहले कि उसको मार पाता तभी जिन उसको एक हाथ से उसका पंच कर रोक लेता है और कहता है मैंने कहा। जिसके बाद हम देख सकते हैं ये जो उजला वाला जो भी यार रंग कैंडल है इसका एकदम मुंह पूरा का पूरा खराब हो जाता है, क्योंकि इसके सामने जिन काफ़ी ज़्यादा इसको धमकाते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद करो। और फिर उसके पास वो जो शैडो एनर्जी मिला था इसको वो उसके हाथों से निकलने लगता है। इसके बाद जिन उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और भाई सच कर रहा हूँ यार बहुत ही जोर की पड़ी है इसको। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वो इतना ही बोलता है कि एक बार फिर से जिन इसको एक और मुक्का मारता है, जिसके बाद फिर मारता है और उसको मारते ही जाता है और कहता है कि मैंने अब तक तुम लोगों को बहुत ही झेल लिया है लेकिन अब मुझसे और सहा नहीं जाता है। जिसके बाद वो एक बार फिर से उसके पेट पर मुक्का मारता है काफ़ी जोर से। फिर इसके बाद ये कहता है कि आज के बाद से जितना हो सके तुम लोग उतना मेरे नज़रों से दूर रहना। फिर हम देखते हैं पीछे से कोई आदमी आता है और कहता है कि यंग मास्टर आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं जिनके हाथों में जो उसका शैडो एनर्जी रहता है वह उसको अपने हाथों से हटा देता है। और फिर उसके बाद वो आदमी पूछता है कि यंग मास्टर जिन आखिरकार यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। और ये दोनों यहाँ पे ज़मीन पे पड़े हुए रहते हैं। फिर उसके बाद जिन उसको बताता है कि ये दोनों आपस में ही लड़ाई कर रहे थे। ये समझ में नहीं पाता और कहता है क्या, तो ये कहता है कि क्या तुमने मुझे सुना नहीं, मैंने कहा। ये दोनों अचानक से ही अपने आप ही लड़ाई करना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद दोनों नीचे गिर गए। ये आदमी सोचता है कि जैसा कि उम्मीद है रन कैंडल से ये बस अभी बच्चे हैं लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा भयंकर है। और फिर ये कहता है कि ठीक है मैं समझ गया यंग मास्टर, अब मैं इनको डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। लेकिन जिन उनको रोक देता है और कहता है नहीं खान, इनको कहीं पे भी लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पीछे आओ। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग कहीं बाहर जाते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होती है और वो वहाँ पर जाकर जो मरी हुई चिड़िया रहती थी उसको दफना देता है। फिर दफनाने के बाद हम देखते हैं कि ये इन दोनों को उसी के कब्र के बगल में ही यहाँ पर छोड़ देता है, वो भी बारिश के अंदर ही। जिसके बाद वो खान पूछता है कि यंग मास्टर जिन क्या आप इनको यहीं पे छोड़ने वाले हो, क्योंकि ये तूफान और भी ज़्यादा अब तेज होने वाला है। फिर जिन कहता है कि इनको, और तब इसको याद आता है कि कैसे ये लोग इस चिड़िया को मारकर मस्त मजा ले रहे होते हैं। फिर इसके बाद ये कहता है कि इनको ये बात जानने की ज़रूरत है कि आखिर इसने क्या किया है। और यार भाई ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा है। जिसके बाद ये कहता है कि ठीक है जैसा आप कहें यंग मास्टर। और उसके बाद जिन इन लोगों को यहीं पे छोड़ के वहाँ से चला जाता है। पीछे से खान चुपचाप पहले तो इसको थोड़ी देर के लिए देखता ही रह जाता है और मन में सोचता है कि इसका वो फोर्स वो जरूर पक्का है कि कोई और नहीं था, कहीं ये कोई माना तो नहीं है। अगर ऐसी बात है तो ये बस भाइयों के बीच की लड़ाई की बात ही अब नहीं रह गई है। मुझे जल्दी से जल्दी जाकर पेट्रियार्क के पास इन सभी चीज़ों की रिपोर्ट करनी होगी। जिसके बाद ये बगल में एक सर्वेंट को कहता है, तो फिर वो पूछता है सर्वेंट क्या बात है। जिसके बाद ये उसको बोलता है कि जाओ और मेरे लिए एक घोड़ा लेकर आओ। इधर से जिन उसको देख रहा होता है घोड़ा से वो कहीं जाने वाला है। फिर उसके बाद जिन मन में सोचता है कि मुझे पता है ये जरूर फादर के पास जा रहा होगा इन सभी बातों को रिपोर्ट करने के लिए। भले ही जो खान है वो हमारा गार्डियन नाइट है लेकिन फिर भी ये हमारे ऊपर नज़र भी रखे हुए है, क्योंकि इसकी आंखों में ऐसा लग रहा होगा कि इसका ये जो शैडो एनर्जी है ये कोई मैजिक टाइप का ऐसा कुछ है, इसलिए ये बस इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मेरा ये जो शैडो एनर्जी है ये प्रूफ है सोल्डेट के साथ मेरे कॉन्ट्रैक्ट का, और इस पावर की वजह से मुझे पता चलता है कि इस जिंदगी के अंदर भी मेरा जो सोल्डेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी तक वैलिड है। रन कैंडल फैमिली का सबसे बड़ा बेवकूफ़ जिन रन कैंडल अब इस दुनिया में नहीं है। आज के बाद से इस ज़िंदगी में सब कुछ अलग होगा मेरे पिछली ज़िंदगी के मुकाबले। अब बस एक ही चीज़ बचा हुआ है जो कि है फादर से मिलना। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम खान को देखते हैं जो कि आकर पेट्रियार्क को सारी बातों की रिपोर्ट कर देता है। जिसके बाद ये कहता है कि अच्छा यंगेस्ट ने टोना ट्विंस को हरा दिया। जिसके बाद ये कहता है खान सभी फ्लैग बेरर्स को असेंबल करो, मुझे जाकर यंगेस्ट से मिलना होगा।
जिसके बाद हम देखते हैं एक आदमी आता है और कहता है कि सभी के सभी 7 फ्लैग बेयरर्स उसके अलावा 200 नाइट्स असेंबल हो चुके हैं। फिर पेट्रिया कहता है चलो बहुत ही अच्छी बात है। फिर हम देखते हैं फर्स्ट फ्लैग बेरर को, जो कि एक लड़की होती है, और फिर हम दूसरे को देखते हैं ये एक लड़का होता है, और फिर हम तीसरे और चौथे को देखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 5वें 6ठे और 7वें भी होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीछे बहुत ही सारे नाइट्स होते हैं, इनके सामने ये सारे फ्लैग बेरर्स होते हैं, और सबसे आगे ये पेट्रियक रहता है, जो कि कहता है कि चलो अब हम लोग चलते हैं वो स्टॉर्म कैसल के अंदर। इसके बाद कोई कहती है कि अचानक ये इकट्ठा होने का ऑर्डर क्यों आया हुआ है। ब्रदर डीफस, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? मैंने पहले लूना से भी इसके बारे में पूछा था, लेकिन उसको भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। हमें पता चलता है कि इसका नाम है मैरी रन कैंडल, और ये रन कैंडल्स की 7th फ्लैग बेरर है। फिर ये कहती है कि मैं कुछ जादूगरों को पीटने में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। फिर डीपस बोलता है कि जो टोना ट्विंस है वो लोग मतलब स्टॉर्म कैसल के अंदर से अगले साल निकलने वाले, तो मुझे शक है कि ये उनके बारे में कुछ है। अच्छा, तुम्हें याद नहीं है हमारे जो सबसे छोटा भाई है उसके बारे में? कहीं ये उसके बारे में तो नहीं है? फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसका नाम है डीफस रन कैंडल, और ये रन कैंडल्स का 4th फ्लैग बेरर है। ये कहते हैं क्या हमारा सबसे छोटा वाला भाई, आखिर वो क्यों? तो वो बताता है कि क्या तुम भूल गई कि सिलेक्शन सेरेमनी के अंदर उसने फाउंडर का स्वॉर्ड को चुना था? तब इसको याद आता है अरे हाँ, उसने तो सच में चुना था। लेकिन फिर वो कहते हैं कि नहीं, मुझे डाउट है कि बस इतना ही रीजन काफ़ी है उसके वापस आने के लिए। डीफस कहता है कि वैसे भी हमें पता तो है नहीं कि आखिर फादर क्या सोचते हैं। जिसके बाद हम लूना को देखते हैं, जो कि कहती है मैरी और डीफस, और फिर उसको ये शांत रहने का इशारा करती है। फिर ये दोनों कहते हैं मुझे माफ़ कर देना सिस। फिर हमें पता चलता है कि ये है लूना रन कैंडल, और ये रन कैंडल्स की फर्स्ट फ्लैग बेरर है। जिसके बाद हम फिर से मैरी को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचती है कि फादर खुद से ही आ रहे हैं उसको देखने के लिए, क्या ये सच में इतना ज़्यादा काम का है? इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं गिली को, जो कि जिनकी नैनी है वो इसको भी तैयार कर रही होती है, और कहते हैं कि पेट्रिया के यहाँ पे हमें देखने के लिए आ रहे हैं, शायद वो अपने बच्चों को यहाँ पे देखने के लिए आ रहे होंगे। जिसके बाद जिन भी कहता है कि हाँ शायद, और वो मन में सोचता है कि खान ने जरूर वहाँ पर जाकर फादर को सब कुछ बता दिया होगा। खान उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर जाकर उसने सीधा सीधा नहीं बोला होगा कि मैं यहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसने जो भी यहाँ पे देखा होगा उस चीज़ को सीधा सीधा रिपोर्ट कर दिया होगा, जैसे कि जो यंगेस्ट सन है वो कोई ऐसा पावर का इस्तेमाल कर रहा है जो कि ना ही मैजिक है और ना ही ऑरा है। इसलिए फादर यहाँ पे आ रहे हैं चेक करने के लिए कि आखिर ये क्या पावर है। वो यहाँ पे देखने आ रहे हैं कि मेरा पावर और मैं क्लान के फ्यूचर के लिए अच्छे हो सकते हैं या फिर नहीं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा गेट खुल रहा होता है और उसके पीछे कुछ लोग खड़े हुए रहते हैं। फिर वहाँ से काफ़ी सारे नाइट्स अपना तलवार लेकर गेट के अंदर आते हैं और एकदम लाइन से खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद गेट से मेन पेट्रिया यहाँ पे इस महल के अंदर आते हैं और सभी लोग चिल्लाकर बोलते हैं कि हम पेट्रिया का स्वागत करते हैं। जिसके बाद पेट्रिया अंदर आने के बाद डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं कि टोना ट्विंस को यहाँ पर लेकर आओ। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर पेट्रिया सामने खड़ा हुआ रहता है और इसके आगे ये दोनों यहाँ पे अपने घुटनों पे बैठे हुए रहते हैं। जिसके बाद पेट्रिया कहते हैं हे टोना डे टोना, ये दोनों कहते हैं यस फादर। जिसके बाद वो बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम दोनों का जिन के साथ झगड़ा हो गया है, बताओ उस झगड़े के अंदर तुम्हारी क्या गलती थी? ये लोग पहले तो इस बात को सुनकर थोड़ा सा चौंक जाते और एकदम शांत रहते हैं। फिर उसके बाद हेटोना कहता है कि हमारे इसमें कोई भी गलती नहीं है। डेटोना कहता है कि हाँ, जो जिन था वही था जिसने हमको यहाँ पे चोट पहुँचाई थी। अरे हाँ, और उसने एक ऐसा पावर का इस्तेमाल किया था जिसको किसी के बारे में पता नहीं था, और ये पक्का है कि वो कोई ऑरा नहीं था, वो ऐसा लग रहा था कि वो कोई मैजिक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि और जो मैजिक है वो तो हमारे फैमिली के अंदर फॉरबिडन है ना। हाँ फादर, आपको जिनको उसको पकड़कर और उससे पूछना चाहिए कि वो मैजिक मतलब कहाँ से इस्तेमाल कर रहा है, उसके बारे में सारा पूछताछ करना चाहिए। मतलब वो लोग इसके बारे में ही इल्जाम लगा रहे होते हैं। ये बात सुनकर मैरी और डीफस इनकी बातों से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद पेट्रिया कहते हैं कि रुक जाओ मेरे बच्चों, अपने दिल में ये बात एकदम बैठा लो। अगर तुम लोग ऐसा करते रहोगे तो तुम ये रन कैंडल फैमिली के अंदर कभी भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। ये बात सुनकर ये दोनों थोड़ा सा डर जाते हैं और बस चुपचाप अपना सर ही हिला देते हैं। इसके बाद पेट्रिया कहते हैं कि जाओ अब जिन को बुला कर लाओ। इसके बाद हम देखते हैं हेटोना और डेटोना यहाँ से जा रहे होते हैं और जिन उधर से आ रहा होता है। फिर जिन मन में सोचता है कि मेरे फादर,
चिरॉन रन कैंडल वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और एक कोल्डेस्ट आदमी है जिनको मैं जानता हूँ। इनके पास अभी के टाइम का सबसे ग्रेटेस्ट टाइटल है जो कि है जेनेसिस नाइट का, और ये अभी डेमीगॉड के एकदम पीक पे है। मतलब भाई यार अभी के टाइम पे पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर लोगों में से एक है, या फिर कह लो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। भले ही पहले के टाइम पे ये दूसरों इंसानों से बिल्कुल भी अलग नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने अपने जेनेसिस नाइट का टाइटल को अचीव किया वैसे वैसे धीरे धीरे करके इनके जो ह्यूमन इमोशंस है इसको वो खोते गए, और ऐसे करते करते ये एक ऐसी चीज बन गए जो कि सिर्फ अपने क्लान और इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके पीछे पागल है। मेरे फादर के लिए मेरे जैसा कोई जिसके पास स्वॉर्डमैनशिप के लिए कोई भी टैलेंट नहीं है उसको एक कुछ भी नहीं की तरह सोचा जाता था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग होगा क्योंकि इस जिंदगी के अंदर मैं पक्का करूंगा कि कोई भी मुझे हल्के में ना ले पाए। इसके बाद जिन एक बहुत ही बड़ी गेट को खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। इसके अंदर जाते ही इसके जितने भी भाई बहन रहते हैं वो सब के सब इसी को देख रहे होते हैं, जिसके बाद ये चलते चलते पेट्रिया के सामने आता है और झुक जाता है और कहता है कि मैं पेट्रिया का स्वागत करता हूँ। जिसके बाद पेट्रिया इससे पूछते हैं कि तुम मुझे पेट्रिया क्यों कह रहे हो और फादर क्यों नहीं कह रहे हो। जिसके बाद ये बताता है कि मेरे भाई बहन और इतने सारे गार्डियंस नाइट यहाँ पर लगभग 100 से भी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, इसकी वजह से मुझे लगा कि आप यहाँ पे कोई ऑफिशियल काम के लिए आए हुए हो, इसलिए मैंने आपको ऐसा कहा। जिसके बाद पेट्रिया कहते कि चलो ये एक अच्छा आंसर है। जिसके बाद जिन कहता है शुक्रिया पेट्रियार्क। फिर उसके बाद ये कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ दूसरे ही काम के लिए आया हुआ हूँ, इसलिए तुम अभी के टाइम पे मुझे बस फादर ही कहो। तो अब चलो मैं तुमसे वही सवाल पूछूंगा जो कि मैंने तुम्हारे भाइयों से पूछा था, बताओ तुम्हारे झगड़े के अंदर तुम्हारे भाइयों ने कौन सी गलती की। जिन कहता है कि वो चीज़ है बदला। अगर तुम रन कैंडल फैमिली के एक मेंबर हो तो तुम्हें जो भी मिलता है तुम्हें उसको वापस करना चाहिए, चाहे वो कोई अच्छी चीज़ हो या फिर बुरी चीज़ हो। और यार यहाँ पे लग रहा है इसकी बहन को इसकी ये जो जवाब है सुन के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन यार यहाँ पे ये पेट्रियार्क है ये थोड़ी देर के लिए तो बस चुपचाप ही रहता है और कहता है कि यंगेस्ट को छोड़ के यहाँ पे सभी लोग रूम से बाहर चले जाओ। जिसके बाद यहाँ पे सभी लोग सोचने लगता है कि जो यंगेस्ट सन है क्या वो पेट्रियार्क का ये जो टेस्ट है उसको पास कर गया। फिर एक लड़की कहती है कि बस अब यहाँ पर तुम लोग चुपचाप खड़े ही मत रहो, पेट्रियार्क ने ऑर्डर दिया है। जिसके बाद ये कहते हैं कि हाँ हम लोग पेट्रियार्क के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और जिसके बाद यहाँ पे ये जितने भी लोग रहते हैं सभी एक एक करके रूम से बाहर निकलते रहते हैं। और फिर इसकी बहन जाते जाते मन में सोचती है कि वाह फादर के साथ अकेले में बात करना, लिटिल गाय कहना पड़ेगा, ये बुरा नहीं है। जिसके बाद सभी लोग बाहर चले जाते हैं और यहाँ पे पेट्रियार्क कहता है कि मैंने यहाँ पर इन सभी लोगों को बाहर भेजा है क्योंकि मैं तुमसे कुछ अकेले में सवाल पूछना चाहता हूँ। टोना ट्विंस ने बताया था कि तुम कुछ स्पेशल पावर का इस्तेमाल कर रहे हो। हम रन कैंडल्स है, इसके वजह से हम लोग मैजिक को बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टली मना करते हैं क्योंकि अगर तुम मैजिक का इस्तेमाल करते हो तो तुम स्वॉर्डमैनशिप के सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाओगे। बताओ आखिरकार वो कौन सी पावर है जो कि तुम यूज़ कर रहे थे। अगर वो मैजिक होगा तो मैं इसको इतने हल्के में नहीं जाने दूंगा। और ये बातों को सुनकर जिन थोड़ी देर के लिए शांत रहता है और सोच रहा होता है। फिर ये थोड़ा सा हंसते हुए कहता है कि वो है। इसके बाद ये सोचता है कि अगर फादर को इसके बारे में पता चल जाएगा तो वो बस इसको ऐसे ही इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि जो सोल्ड्रेट का पावर है। और फिर ये आगे नहीं सोचता और कहता है कि मैं भी इसके बारे में पक्का नहीं हूँ, मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये मैजिक है या फिर क्या है। मैं भी इसको सोच रहा था कि आखिर क्या कहूँ। तो क्या अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप मेरी मदद कर सकते हो इसको नाम देने में। जिसके बाद वो अपने हाथ में अपना शैडो पावर निकालने लगता है और इसका जो फादर रहता है इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जिन अपना बात को पूरा करता है कि ये है रन कैंडल्स के फाउंडर का पावर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो मानवा है यार पर्सनली मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट मानवा है जो कि यार मैं खुद रीड करता हूँ और यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है। अगर यार आप लोग भी ये वाला मानवा को देखकर मज़ा कर रहे हो और यार चाहते हो कि मैं इसका आगे का भी एपिसोड बनाते रहूँ तो यार आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस कमेंट में जाकर नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना है। गाइस यार इस वाले वीडियो का लाइक गोल रहेगा 500 लाइक्स का क्योंकि यार ये मैं एक नया सीरीज मतलब यार अभी अपलोड कर रहा हूँ इसलिए लाइक गोल ज़्यादा
नहीं है। तो यार अब ये आपके हाथों में है कि आप लोग इस वाले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट कितना जल्दी देखना चाहते हो। तो यार अगर आप लोग जल्दी से जल्दी नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो और कमेंट करो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो ताकि यार जल्दी से जल्दी लाइक गोल कंप्लीट हो जाए। और गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना ताकि जब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूं तो यार उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और गाइस यार आप लोग जाकर मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हो, क्योंकि यार अगर ये वाले वीडियो को डाले हुए ज़्यादा टाइम हो गया होगा तो यार आप लोग को शायद से मेरे चैनल पे नेक्स्ट वाला पार्ट इसका ऑलरेडी मिल सकता है, या फिर और भी काफ़ी सारे मस्त मस्त वीडियो है जो कि यार आप लोग जाकर उसका मजा ले सकते हो। तो चलो यार मिलता फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।